वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सीरीज 23 कर रहे हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? जल मंडल। ठीक है, आपके जूनियर के सिलेबस का ये अगला टॉपिक है। इसके पहले पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और सिविक्स के जो है सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो जूनियर के लिए तो उसको आप जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जल मंडल टॉपिक से। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है? ठीक है, यानी कि महासागरों के अंदर भी जो है आपके अलग अलग तरीके के उच्चावच पाए जाते हैं, तो उनमें जो सबसे विस्तृत भाग है वो क्या होता है आपको ये बताना है। महासागरीय मग्न तट, महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल या फिर महासागरीय गहरा सागरीय मैदान। तो इसमें जो आपका जो सबसे विस्तृत भाग होता है महासागरीय नितल का वो होता है आपका गहरा सागरीय मैदान। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना और देखना ये किस तरह से होता है। अगर आपको ये बताना हो किसमें देख के बताना हो तो देखिए ये आपका फिगर है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आपका यहाँ से महासागर स्टार्ट होता है तो ये आपका स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आपका तट होता है। ठीक है, तो वो आपका महाद्वीपीय मग्न तट हो गया। उसके बाद आपका एक इस तरह से ढाल करके और नीचे की ओर बढ़ता है तो ये आपका महाद्वीपीय ढाल होता है। इसके बाद सीधा जो है आपका इस तरह से एक लंबा सा जो है एक मैदान होता है, गहरा सागरीय मैदान। फिर उसके बाद आपका जो है गर्त भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने मेरियाना गर्त के बारे में सुना होगा प्रशांत महासागर में। तो इस तरह से नीचे की ओर जो है एक गहरी खाई की तरह रहती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। ठीक, तो इसमें सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आपका गहरा सागरीय मैदान वाला भाग। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो विश्व का सबसे व्यस्त महासागर आपका अटलांटिक महासागर है। और ये अंध इसलिए लिखा है क्योंकि अटलांटिक महासागर को हिंदी में जो है अंध महासागर भी लिखा हुआ आपको मिल जाता है। ठीक है ना, तो या तो आपको अंध महासागर लिखा हुआ मिलेगा या फिर अटलांटिक महासागर। तो ये पहला आपका क्या है, सही है। सबसे व्यस्त महासागर कौन है, वो है आपका अटलांटिक महासागर। सबसे ज़्यादा आपके अटलांटिक महासागर पे ही बंदरगाह पत्तन इन सब का जो है निर्माण हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है ना, और विश्व का सबसे गहरा गर्त का क्या नाम है, तो वो आपका मेरियाना गर्त है, तो ये भी आपका पता है। और मेरियाना गर्त किस सागर में है, तो वो आपके प्रशांत महासागर में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में है, तो वो आपका प्रशांत महासागर में। इसके अलावा जो है मेरियाना गर्त को जो है कहीं कहीं आपको लिखा होता है क्या, चैलेंजर गर्त। ठीक है ना, तो चैलेंजर गर्त अगर आपको लिखा हुआ है तब भी वो उसका क्या मतलब है, वो आपका मेरियाना गर्त के ही संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त आपका कौन है, प्यूर्टो रिको गर्त, तो ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, तो यही जो है आपका पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो आपका है सुंडा गर्त। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो दो तीन पॉइंट है ये आप ध्यान रखना कि अटलांटिक या फिर अंध महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो आपका प्यूर्टो रिको है। ठीक है ना, ये किसका है, ये प्यूर्टो रिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ओके, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है, तो आर्कटिक महासागर का है यूरेशियन बेसिन। और हिंद महासागर का आपने देखा सुंडा गर्त, और प्रशांत महासागर का आपने क्या देख लिया, वो आपने देखा मेरियाना गर्त। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले होंगे। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से आच्छादित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग लगभग जल से आच्छादित है, वो आपका कितना है, 1/3, 2/3 या फिर जो है 1/4 या फिर 4/5। तो ये आपका देखिए लगभग आपसे पूछा गया है कि कितना भाग जल से आपका पूरा वो है। तो कहीं आपके पृथ्वी पे वो भी हैं, क्या कहते हैं कि महाद्वीप भी हैं, उसके अलावा महासागर भी हैं। तो जो आपका पृथ्वी का जो 2/3 भाग होता है, ठीक है ना, लगभग आप जानते हैं कि कितने प्रतिशत भाग पे, 71% भाग पे जल है, और 29 के आसपास कितना है, 29% के आसपास आपका क्या है, स्थल है। तो ये लगभग आपका 2/3 के आसपास आता है। तो ये आपका 2/3 भाग जो है ये आपका जल से आच्छादित है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पे जल और 29% भाग पर स्थल होता है। इसीलिए पृथ्वी की सतह का पानी से ढका भाग लगभग कितना होता है, समझ लो 2/3 या 2/3। तो 2/3 को ही 2/3 कहा जाता है। 1/3 आपका 1/3 है, 1/4 क्या है आपका 1/4 है। ठीक है ना, अगला देखिए, तरंगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। तो तरंगे जो हैं किस वजह से उत्पन्न होती हैं, ये आपको बताना है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होती हैं या फिर पवनों की वजह से उत्पन्न होती हैं, ये आपका मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। ठीक है ना,
चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होती हैं या फिर महासागरीय जलधाराओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये जो आपकी तरंगें होती हैं वे वेव्स होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप वेव्स आपने अपने नदियों में, तालाबों में, इन सब में देखा होगा, जब आप इस तरह से जो है, इस तरह से पानी जो है आगे बढ़ता हुआ आपको दिखता है, तो वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी तरंगें होती हैं। ठीक है ना। तो तरंगों की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपका पवनें। ठीक है ना। तो पवनों की वजह से तरंगें मुख्यतः उत्पन्न होती हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि समुद्र में तरंगों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जो है वो पवनें हैं। तरंगें समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। आपका समुद्र का जल एकदम शांत है, ठीक है ना। हवा आती है जब तेजी से, तो क्या होता है, वो आपकी पवनें इस तरह से होके आगे बढ़ने लगती हैं। जब भी चक्रवात आता है तब भी ये पवनें जो हैं, तब ये जो तरंगें हैं ये भारी जो है नुकसान करती हैं आपके तटीय क्षेत्रों में। ठीक है ना। तो वो हवा, चक्रवाती हवाओं के कारण ही जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनकी वजह से जो है सब पानी जो है तटीय क्षेत्रों में भर जाता है। ओके। अगला देखिए, महासागरीय जल की गतियों में कौन सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। तो महासागरीय जल की गतियां देखिए, ये भी आपकी महासागरीय जल की गति है, तरंगें भी, ज्वार भाटा भी आपकी महासागरीय जल की गति है, महासागरीय जलधाराएं भी आपकी महासागरीय जल की गति है, और सुनामी भी जो है महासागरीय जल की गति है। तो इन सभी में जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महासागरीय जलधाराएं। ठीक है ना। तो महासागरीय जलधाराएं महासागरीय जल की गतियों में सबसे शक्तिशाली होती हैं। ओके। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है। आप लोगों को ये दिमाग में आया होगा कि सुनामी, लेकिन नहीं, सुनामी नहीं। आपका इसका आंसर क्या है, महासागरीय जलधाराएं। तो महासागरीय जल की गतियों में जलधाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महासागरों का जो जल है वो हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का क्या कारण है। अभी आपने देखा कि महासागरीय जल की गतियों में सबसे जो आपका शक्तिशाली था वो आपका महासागरीय जलधाराएं थीं। अब इनकी उत्पत्ति का कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन यानी कि परिभ्रमण के कारण होती हैं, या फिर तापमान में जो है, जल के तापमान में भिन्नता होती है इसकी वजह से होती हैं, या फिर जल के खारेपन में भिन्नता, या फिर यानी कि जब जल खारापन होगा तो उससे जो है जल का घनत्व पता चलता है। ठीक है ना। ये भी आप याद रखा, या तो आपको लिखा होगा कि घनत्व की भिन्नता या फिर खारेपन की भिन्नता, दोनों का मतलब सेम है। ओके। तो ये तीनों जो हैं आपके, तीनों जो है, इन सब के कारण क्या होता है, जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। तो ये इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। इनके अलावा भी जो है 2-3 रीजन और हैं जिनके वजह से इनकी उत्पत्ति होती है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि महासागरों में धाराओं की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के घूर्णन, घूर्णन का मतलब ये परिभ्रमण है, परिक्रमण के वजह से जो है महासागरों धाराओं की उत्पत्ति नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा लगाती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं, जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको परिभ्रमण कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो परिभ्रमण के कारण जो है महासागरों की उत्पत्ति होती है, ये वाला ध्यान रखना। परिक्रमण कहीं लिखा होगा तो वो आपका गलत आंसर होगा। जल के तापमान की वजह से खारेपन में भिन्नता, खारेपन में भिन्नता का मतलब घनत्व में भिन्नता, वायुदाब की वजह से भी होता है, हवाओं की वजह से, वाष्पीकरण और वर्षा के प्रभाव, इन सभी के कारण जो है महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। तो हिंद महासागर की कौन सी जो है गर्म जलधारा है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, मेडागास्कर जलधारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है ना, ये आपकी जो तीनों दी गई हैं, ये तीनों की तीनों आपकी जो हैं हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। तो हिंद महासागर की जलधाराएं जो हैं आपसे पूछ ली जाती हैं। अधिकतर जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे अगुलहास जलधारा पूछा जाता है। तो ये वाला नाम आप जरूर याद रखना, ये एक गर्म जलधारा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ये तीनों आपकी जो है हिंद महासागर में धाराएं, ये तीनों पाई जाती हैं, और तीनों की तीनों गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ठंडी जलधाराएं आपकी हिंद महासागर की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसको आप ध्यान से देख लेना। उपर्युक्त गर्म जलधाराओं के अतिरिक्त जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा और सोमाली धारा, ये दोनों जो धाराएं हैं ये जो हैं आपकी हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है। ये तीनों को क्या हैं, ये तीनों आपकी गर्म जलधाराएं हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। कभी कभी मिलान के लिए आता है किस महासागर में पाई जाती हैं, या फिर कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। ओके। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा आपकी ठंडी जलधारा है, सोमाली ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। बाकी अगुलहास, मोजाम्बिक और मेडागास्कर जो हैं ये आपकी गर्म जलधाराएं हैं। ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है।
तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी एक ठंडी जलधारा है, तो क्यूरोसीवो जलधारा, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका गर्म जलधारा होती है, ठीक है ना। गल्फ स्ट्रीम के बारे में आपने हमेशा पढ़ा होगा कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और ये किस महासागर में आती है, तो ये आपके अटलांटिक महासागर में आती है, ठीक है ना। उसके अलावा फ्लोरिडा धारा जो है ये भी आपकी क्या है, तो ये भी आपकी गर्म जलधारा है। और ब्राज़ील जलधारा क्या है, तो ब्राज़ील जलधारा भी आपकी एक गर्म जलधारा है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सी एक ठंडी जलधारा है, तो ये ओयासियो और क्यूराइल दो अलग अलग जलधाराओं के नाम इसमें आते हैं। ओयासियो ही आगे चल के क्यूराइल जलधारा बन जाती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के नाम कभी कभी अलग अलग भी दिए होते हैं, तो अलग अलग ये अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, बस ये जानिए। तो ओयासियो जलधारा या फिर क्यूराइल जलधारा, ये दोनों क्या हैं, ये आपकी ठंडी जलधारा हैं। और ओयासियो और क्यूराइल जो है किस महासागर की जलधारा हैं, तो ये आपकी पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक है। तो गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं उनका नाम आप लोग जरूर याद रखना, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और ब्राज़ील जलधारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है, तो असत्य कथन आपको बताना है। ये सारे जलधाराओं से संबंधित ही कथन है, तो आपको ध्यान रखना है। ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने पर मत्स्य क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा एक दूसरे से मिलती है तो वहाँ पे एक जो है प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है, जो कि क्या होता है, जो कि आपका मछलियों का भोजन होता है, ठीक है ना। इसीलिए जब ये जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ पे मत्स्य क्षेत्र का विकास होता है, वहाँ पे मछलियों के लिए एक जो है ग्रैंड क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है ना, एक बड़े क्षेत्र का। जलधाराएं उत्तरीय ध्रुव में दाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो ये आप याद रखना। देखिए जलधाराओं और पवनों दोनों के संबंध में ये है कि जो उत्तरी ध्रुव में हैं ये जलधाराएँ जो हैं अपने अगर इधर की ओर से जा रही हैं तो ये अपने दाएं साइड में मुड़ जाती हैं, ठीक है ना। और जो आपका जो है साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी जो है दक्षिणी भाग में जो है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग में, साउथ हेमिस्फीयर में अगर ये जलधाराएं तो ये किस ओर मुड़ जाती हैं, ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये भी आप याद रखना कि जलधाराएं उत्तरी ध्रुव में क्या होती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और आपके दक्षिणी जो है गोलार्ध में, ये ध्रुव नहीं होगा गोलार्ध होगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये आपके बाईं ओर मुड़ जाती हैं। गर्म जलधाराओं के साथ बड़े बड़े हिमखंड बह के आते हैं, तो गर्म जलधाराओं में बड़े हिमखंड बहकर नहीं आते हैं। जो बड़े बड़े हिमखंड बहते हैं वो आपकी ठंडी जलधाराओं में बहते हैं, तो ये आपका असत्य कथन यही वाला हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना कि ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं। इसका क्या मतलब है, ये आपका 0 डिग्री हो गया, उच्च अक्षांश मतलब ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इधर से यानी कि इधर तो ठंडा होता है, तो इधर से जब 0 की ओर आती हैं तो ये आपकी कौन सी होती है, ठंडी जलधाराएं। इधर से आएंगी तो ये ठंडी जलधाराएं रहेंगी, फिर इधर इधर की ओर आएंगी, ठीक है ना। तो ठंडे क्षेत्र की ओर से जब आती हैं तो वो आपकी ठंडी जलधाराएं होती थी, याद रखना। उच्च अक्षांश आपका ये 90 हो गया, निम्न अक्षांश आपका 0 हो गया। तो ऊपर से उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रही हैं तो ये आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। जब आपका जो है यहाँ से उधर की ओर जाएंगी, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, तो ये तो गर्म वाला क्षेत्र होता है, आप जानते हो। तो इधर से जब जाएंगे तो वो गर्म जलधारा होती है, ठीक है ना। तो इनका उल्टा भी आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो ये वाले चैप्टर में जो है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो थियोरी वाला सेक्शन है वो आप देख लेना, तो उसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और वहाँ पे आपको ढेर सारे जो है जलधाराओं के जो है नाम भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है, ठीक है ना। तो गर्म जलधारा, ये जलधाराएं किस महासागर में हैं, कहाँ पे हैं, ये सब जो है आपके थ्योरी वाले वीडियो में बताया गया है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। लैब्राडोर जलधारा क्या होती है, तो ये आपकी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा भी एक ठंडी जलधारा है। बेंगुला जलधारा भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। पेरू या हैम्बोल्ट जलधारा क्या है, तो ये भी आपकी एक ठंडी जलधारा है। जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो है ये क्या है आपकी, ये आपकी एक गर्म जलधारा है, ठीक है ना। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो कि कहाँ पे थी, वो हिंद महासागर में थी। वो कहाँ पे, वो क्या थी, वो एक ठंडी जलधारा थी। लेकिन आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है ये एक गर्म जलधारा होती है, ओके ना। तो ये सारे जो है ठंडे जलधारा, गर्म जलधारा याद रखना। आपसे एक क्वेश्चन ये जरूर पूछ लिया जाता है, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है, तो सागरीय जल जो आपका नमकीन होता है वो किसकी वजह से, कौन सबसे ज़्यादा उसमें योगदान करता है उसको नमकीन बनाने में,
मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सिंपल ऑप्शन याद रख लीजिएगा आप, सोडियम क्लोराइड जो आपका साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है ना। इसकी जो है अधिकतम योगदान होता है सागरीय जल की लवणता को बढ़ाने में। इसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा, कि जो है महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। तो या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन में आंसर दिया रहेगा 35%, ठीक है ना, या फिर जो है आपको याद रखना है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम ये आपकी महासागरों की औसत लवणता होती है। और सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसी वजह से जो है इसकी लवणता बढ़ती है, ठीक है ना। बढ़ती तो वो उन चारों की वजह से है, लेकिन जो है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, तो वो सोडियम क्लोराइड का होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें उच्चतम लवणता, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है नमकीन क्षेत्र आपका कौन सा है, लाल सागर, मृत सागर, वान झील, टर्की या फिर कैस्पियन सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सर्वाधिक लवणता वाला जो स्थल है वो आपका वान झील टर्की है, ठीक है ना। तो ये सबसे अधिक लवणता इसमें पाई जाती है। इसके अलावा याद रखना जो आपका कैस्पियन सागर है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे खारी झील नहीं है। सबसे खारी झील आपकी कौन सी है, तो वो आपकी वान झील टर्की में है, टर्की आपका देश का नाम है, ठीक है ना। तो वान झील टर्की में है, ये आपकी सबसे खारे पानी वाली झील है, ठीक है। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाएगा तो वो कैस्पियन सागर है। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी कभी वान झील नहीं देता है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है मृत सागर, और तीसरे नंबर पे कौन आता है, लवणता की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लवणता में जो है यानी कि सबसे ज़्यादा लवण झील कौन सी है, वो आपकी है वान झील, दूसरे नंबर पे मृत सागर है, और तीसरे नंबर पे कौन है, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे है, तो ये आपका USA में है, ठीक है। तो इन तीनों का क्रम भी याद रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो ज्वार भाटा जो आते हैं महासागरों में वो किस वजह से आते हैं, ये आपको बताना है। सूर्य के प्रभाव की वजह से, या फिर पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से, या फिर सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, या फिर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीकर्षण बल भी प्रभावित करता है, उसके अलावा अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल भी जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का एक कारण है महासागरों में, ठीक है। तो न्यूटन के आपका संतुलन सिद्धांत है, इसके अनुसार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के सम्मिलित प्रभाव के कारण ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। ज्वार भाटा से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया जाता है, या तो आपको कथन दे दिया जाएगा या फिर इस तरह से क्वेश्चन बना के। वृहत ज्वार कब आता है, तो यानी कि जब देखिए ज्वार और भाटा क्या होते हैं कि 24 घंटे में 2 बार आते हैं, यानी कि डेली आते हैं ज्वार भाटा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन वृहत ज्वार होता है ये जो है हमेशा नहीं आता, डेली वृहत ज्वार नहीं आते हैं। ये कब आते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, या फिर जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, या फिर जब तेज हवाएं चल रही हों, या फिर रात बहुत ठंडी हो। तो वृहत ज्वार कब आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तब क्या होता है कि तब उस समय गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसी वजह से उस समय वृहत ज्वार आते हैं, ठीक है, उस समय वृहत ज्वार आते हैं। और जब ये जो समकोण की स्थिति है, जब ये समकोण स्थिति बनाते हैं तब क्या आते हैं, तब आते हैं आपके लघु ज्वार, ये भी याद रखना, ठीक है ना। जब समकोण की स्थिति बनती है तब लघु ज्वार आते हैं, जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहत ज्वार आते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे उस समय दीर्घ या वृहत ज्वार आएंगे। ये देखिए अब एक स्थिति है, इस स्थिति को आप देख के यहाँ पे आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया, ये तो पृथ्वी हो गया, या तो आपका ये वाला स्थिति हो, ठीक है, या फिर आपका सूर्य हो, फिर पृथ्वी हो, फिर चंद्रमा हो, तीनों अगर एक ही सीधी रेखा में आ रहे हैं तब आपका क्या होगा, वृहत ज्वार होगा। लेकिन अगर आपका इस तरह से, या तो इधर आपका चंद्रमा यहाँ पे है या फिर इधर आपका चंद्रमा यहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस समय क्या आएगा, इस समय आपका लघु ज्वार आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित में से उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। तो किस वजह से जो है, कौन सा एक लाभ नहीं है जो उच्च ज्वार के वजह से नहीं होता है। उच्च ज्वार की वजह से क्या होता है कि इसमें जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। जी हाँ, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में आपने सुना होगा। ज्वारीय ऊर्जा जो है ये उच्च ज्वार के समय जो है आपकी बनाई जाती है, ठीक है ना। उससे जो है विद्युत उत्पन्न की जाती है, ज्वार से जो है आपका बनता है
उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, तो ये भी आपका सही है। भारत के दो जो है आपके बंदरगाहों के बारे में बताया गया था जब यातायात वाला चैप्टर आप पढ़ रहे थे। तो भारत के दो जो है कौन कौन से ज्वारीय बंदरगाह हैं वो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये ज्वारीय बंदरगाह कौन कौन से हैं भारत के, उनका नाम आप जरूर लिखेंगे। तो ये नौ संचालन में सहायक होता है, ये भी सही है। इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने में सहायता होती है, तो हाँ इस समय जो है क्या होता है कि मछलियाँ अधिक मात्रा में जो है तटीय भागों में आ जाती हैं, इससे मछली पकड़ने में सहायता होती है, ये भी सही है। इन क्षेत्रों में पर्यटकों को लाने से स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, तो ये आपका गलत है और यही जो है एक लाभ नहीं आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो उच्च ज्वार स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, लेकिन कैसे, पर्यटकों के द्वारा नहीं करता है, जबकि यहाँ पे व्यापार में वृद्धि होती है, क्योंकि उच्च ज्वार होगा तो इन सब क्षेत्रों में क्या होता है कि उन क्षेत्रों में आपका पत्तनों का विकास किया जाता है और उससे व्यापार में वृद्धि होती है, ठीक है। पर्यटकों के आने से वहाँ पे वृद्धि नहीं होती है। बाकी ये ऊपर के जो 3 पॉइंट है इसको आप याद रखना, उच्च ज्वार की वजह से ये तीनों फायदे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं। महासागर से छोटा वृहत लवड़ी जलाशय क्या कहलाता है। तो महासागर आपके बड़े क्षेत्र में होते हैं, ठीक है ना। तो अगर उससे छोटा एक जो है आपका लवड़ी जलाशय यानी कि आपका वो भी नमकीन जलाशय है, तो उसको बोलते हैं क्या, सागर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका होता है सागर। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि महासागर आपका होता है ये हिंद महासागर है, उसमें आपका जो है बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं आपके, ये आपके छोटे जो है रूप होते हैं, ठीक है ना। ये भी आपके लवड़ी जलाशय यानी कि ये भी आपके नमकीन जल होते हैं, ठीक है। तो अरब सागर, चीन सागर, काला सागर, लाल सागर, ये सब आपने सुना होगा, ये सब जो है महासागर से छोटा वृहत लवड़ी जलाशय होते हैं, इनको हम कहते हैं सागर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर आपको याद होना चाहिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से, या फिर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, या फिर लाल सागर को अरब सागर से। तो स्वेज नहर जो होती है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। इसके अलावा जो है कुछ आपके जल संधियाँ हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है, तो वो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, ठीक है ना। अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से। हारमुज जल संधि होती है, ये किसको जोड़ती है, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ये भी आपका सही है, ठीक है। बाब अल मंदेव जल संधि है, ये किसको जोड़ती है, तो ये आपके लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है ना। इसके अलावा सुंडा जल संधि किसको जोड़ती है, तो वो जावा सागर को किससे जोड़ती है, हिंद महासागर से। तो ये सारे के सारे आपके सही हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए लिख दिए थे ताकि जो है आपको उसके अलावा भी 3-4 आपने याद रख लेने हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आप चारों याद रख लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होगा। ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसमें भी आप याद रखना कि प्रशांत महासागर में ये आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि किस देश के पास स्थित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित है, ठीक है ना। या फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस तट पे स्थित है, तो क्वींसलैंड के तट पे, ऑस्ट्रेलिया में एक क्वींसलैंड है उसी के तट के समीप ये स्थित है, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। और ये क्या है, एक प्रवाल भित्ति है, ओके। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। निम्नलिखित में से समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से क्या उठता है। तो जब समुद्र की तलहटी में भूकंप आता है तो आपने कई बार इसको पढ़ा है, तो उठती हैं कौन सी चीज़ें, तो वो उठती हैं आपकी सुनामी, ठीक है ना। जब समुद्र की तलहटी में आपका भूकंप आता है तब उठती है सुनामी, कोई तरंग नहीं उठती। तरंगों आपको वायु की वजह से दलदराओं के कारण भी बताया गया, ज्वार का जो है कारण आपको बताया गया। सुनामी किस वजह से उठती है, जब समुद्र की तलहटी में आपका भूकंप आता है उस वजह से, ठीक है ना। तो ये देखिए कि समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। और यह याद रखना कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी क्या होती है कि ये भूकंपीय तरंगें नहीं होती हैं, जबकि तरंगों के फलस्वरूप उठने वाली महासागरीय लहरें होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा समुद्र में से जब ये सुनामी आती है तो क्या होता है, पानी जो है उठ करके ढेर सारा क्या होता है, तटों पे आके जो है पूरा चला आता है, ठीक है ना, वहाँ पे काफ़ी विनाश करता है। तो ये कोई तरंग नहीं होती, ये कि वही समुद्र की लहरें होती हैं जो कि और ऊपर उठ के जो है तटीय क्षेत्रों में विनाश करती हैं, ओके। तो ये आप याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो क्या करेंगे, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और आप वीडियो लाइक कर देंगे। इसके साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो आपका और बचा है वायुमंडल, उसके बाद जो है आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है ना।